एक ही चीज है वो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि यू आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन गुड टू अनदर। एक एडिशनल गुड बनाने के लिए दूसरा जो एग्जिस्टिंग गुड है कितना कम करना पड़ रहा है आपको, कितने रिसोर्स ट्रांसफॉर्म करने से ये आपका प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए उसको मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बाकी दोनों है ही सेम ही। चलो बेटा, तो क्या नाम था आपका, मतलब है, रहेगा जो भी, सरनेम चेंज होगा सिर्फ। हर्षिता। तो हर्षिता का डाउट है, बट ये डाउट बहुत लोग का होगा। आप सब लोग ये सुन लो, ठीक है। हर्षिता का डाउट है कि डिक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट क्या होता है, राइट। सो मान लो इकोनॉमिक्स की हमने टेस्ट लिया, 30 मार्क्स की टेस्ट थी, ठीक है। तो टेस्ट 1 हुई, टेस्ट 2 हुई, सेकेंड हुई, टेस्ट थर्ड हुई, ठीक है। पहली में बेटा हर्षिता आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और आपको मिले 30 आउट ऑफ 30, ठीक है। दूसरे में आपको मिले 25 एंड थर्ड में आपको मिले 20, ठीक है। ये एक। अब हर्षिता के बाजू में कौन है, उनका नाम भी बता दो आप। फाल्गुनी। तो फाल्गुनी आपने भी टेस्ट दिए, आपको भी पहली टेस्ट में कितने मिले, 30। दूसरी टेस्ट में मिले 25। तीसरी टेस्ट में मिले 15। और एक आपकी फ्रेंड का नाम बता दो बेटा। वैष्णवी खुद उधर देख रही है। चलो, आप बेटा वैष्णवी हो, ठीक है। अपना नाम एबीसी से याद रखना। वैष्णवी ने टेस्ट दिया, पहली टेस्ट में मिला 30, दूसरी टेस्ट में मिला 25, ठीक है। तीसरी टेस्ट में मिला 22, ठीक है। कैन वी से ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर, द मार्क्स ऑफ ऑल द थ्री स्टूडेंट्स आर गेटिंग डिक्रीज्ड इन एवरी टेस्ट, है ना, कम हो रहे हैं। लेकिन ये डिक्रीज वो डिक्रीज से अलग है और वो डिक्रीज वो डिक्रीज से अलग है, कैसे बताता हूं, ठीक है। अब यहां पे जो आपके मार्क्स में चेंज है, पहले कितने से कम हुआ, 5 से, फिर कितने से कम हुआ, 5 से, सॉरी, फिर मार्जिनल डिक्रीज की बात कर रहे हैं, 25 से 20, 5 मार्क। हर्षिता आपका, फिर फाल्गुनी आपका भी पहले तो 5 से हुआ, फिर और थर्ड क्या, वैष्णवी आपके पहले 5 से हुए, फिर 3 से। तो वैष्णवी का डिक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, हर्षिता का डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, फाल्गुनी का डिक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। दिस इज, तीनों में डिक्रीज तो हो रहे हैं, तीनों में डिक्रीज तो हो रहा है, बट इसमें कांस्टेंट, इसमें इंक्रीजिंग, और इसमें कल का। ठीक, तो कल मैं शाम में वही तो समझा रहा था जाते जाते, मेरी इनकम का एग्जांपल देके ये वाला, और आपको लगता साइंस डिफिकल्ट है। सोचा था कि कभी इंक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट एन डिक्रीजिंग रेट, डिक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट, सुने थे क्या? आप तो सुबह सुने होंगे श्लोक ना। यस, याद हो गया, श्लोक गुंडावार। चलो, एक का तो बच्चे का नाम याद हुआ। तो समझा क्या बेटा आपको, ठीक है। सेकंड आपका था मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ पे मैं 80,000 वाला पढ़ा रहा हूँ और ये वाला छोड़ रहा हूँ, तो मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 70,000। बट मेरे पास अगर 2 घंटे थे तो मैं ये भी पढ़ाऊंगा ये भी पढ़ाऊंगा, तो मेरी, और ये मैं छोड़ रहा हूँ सिर्फ, तो उसके लिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 60,000। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता है, यहाँ पे मार्जिनल मतलब सिर्फ एक की देखना है, टोटल नहीं देखना है। जस्ट यहाँ पे आप देखोगे अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो ये एक एडिशनल वीट बनाने के लिए
कितना पल्सेस आपको छोड़ना पड़ा, तो यहाँ पे 1 छोड़ना पड़ा, यहाँ पे सॉरी 14 से 12 में 2 छोड़ना पड़ा, 12 से 9 में 3 छोड़ना पड़ा, तो वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप ये एक एडिशनल वीट नहीं बनाते, लेट्स से ऑप्शन ई में, अगर आप ऑप्शन ई सिलेक्ट नहीं करते, 3 की जगह 4 वीट नहीं बनाते, तो आप और कितना पल्सेस बना सकते हैं, तो 5 की जगह 9 बना सकते हैं, मतलब 4 एक्स्ट्रा बना सकते हैं। तो एक वीट प्रोड्यूस करने की आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यहाँ पे आप क्या छोड़ रहे हो, वीट का पल्सेस का उतना प्रोडक्शन छोड़ रहे हो, सो वो आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। मैं जितना अभी बोला उतना समझा क्या? उतना समझा ना, तो बाकी आप घर जाओगे तो समझ जाएगा। समझे क्या बेटा? कल कोई स्टूडेंट आया था, उन्होंने बोला सर ऐसा कुछ है क्या, 14 - 2 12 हो रहा है, 12 - 3 9 हो रहा है, 9 - 4 5 हो रहा है। तो ऑब्जर्वेशन अच्छा था, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। कुछ चीजें रहती ना सुनने में अच्छी लगती लेकिन सही नहीं रहती, तो ये उसमें से एक है। तो ऐसा कुछ आप लॉजिक में प्लीज मत लगाना, ठीक है। वो अपने आप ऐसा हो जा रहा है, बट देयर इज नो रिलेशन एज सच, मतलब वी आर नॉट अराइव्ड एट दिस फिगर बाय सबट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, ठीक है। वी हैव नॉट डन 14 - 2 इज इक्वल टू 12, 12 - 3 इज इक्वल टू 9, वो ऑटोमेटिक आ गया गलती से। और बताओ बेटा, जिसको डाउट है वो बताओ। समझा? हाँ बेटा। मीनिंग ऑफ अटेनेबल, जो अटेन हो सकता है, मतलब जो पॉसिबल है विद द गिवन रिसोर्सेज, क्या प्रोडक्शन हो सकता है। हम बोले मैक्सिमम इतना ही हो सकता है, मतलब अगर आप सिर्फ पल्सेस कर रहे हो तो सिर्फ 15 पल्सेस हो सकेगा वीट जीरो, या फिर अगर आप एक वीट करना चाहते हो तो उसके साथ 14 पल्सेस होगा, मतलब एक वीट के साथ आपका 15 पल्सेस अटेनेबल नहीं है। जो मैक्सिमम अचीवेबल हम लोग बोल सकते हैं वो अटेनेबल। तो ये जो पीपीएफ कर्व है, ये एंड इसके इधर वाले सब कुछ अटेनेबल है, इसके बाहर वाला अनअटेनेबल है, मतलब इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। जो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट कल मैंने बोला था, तो ये वाला पॉइंट क्या सजेस्ट करता है, 9 पल्सेस एंड 4 वीट। यहाँ पे हम क्या बोले कि 4 वीट के साथ मैक्सिमम 5 पल्सेस ही पॉसिबल होगा, उससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो इट इज अनअटेनेबल। क्यों, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसमें हमारे कोई रिसोर्सेस अनएम्प्लॉयड या बचे हुए नहीं है। दैट वाज आवर बेसिक अजम्पशन कि ऑल द रिसोर्सेस आर फुल्ली एम्प्लॉयड। और बताओ कुछ डाउट्स वगैरह है तो। पूरा का पूरा नहीं समझा वैसे कितने लोग हैं, उसमें फिर क्या नहीं समझा वो बताना पड़ेगा। हाँ एक और कोई होंगे तो बहुत ना यार, मैं इतना भी अच्छा नहीं पढ़ा था कि आपको पूरा नहीं समझा, तो डाउट्स कैसे आए? अरे नहीं ना, बट समझे बिना डाउट कैसे आएगा। हाँ बोलो बोलो। लॉस इन गुड अपॉन गेन इन गुड। सी वाला बंडल ना, तो यहां पे हम निकालेंगे न्यूमरेटर में, इट विल बी 14 - 12, 14 - 12 आपका लॉस है। पहले 14 होता था बी में, अब सी कर रहे हो तो अब आप 12 ही बना पा रहे हो, तो आपका टोटल लॉस कितना हुआ, तो 14 - 12। और डिनोमिनेटर में आपका गेन कितना हुआ, पहले एक बनता था अब 2 बन रहा है, तो 2 - 1 इज गेन। आपके हिसाब से क्या होना था बताओ, तो आई गेट टू अंडरस्टैंड कि क्या आप समझ रहे थे। क्या क्या 2 - 15, 2 - 15 क्यों, वीट माइनस पल्सेस ऐसा? नहीं टोटल करना ही नहीं है बेटा आपको, नहीं नहीं टोटल नहीं निकालना है, गुड गुड का निकालना है आपका। वीट का कितना लॉस हुआ या गेन हुआ, एंड पल्सेस का कितना लॉस हुआ, पल्सेस टू पल्सेस। आपके पास 9 किलो गेहूं थे, मैंने उसमें से 2 किलो चावल ले लिया, तो कितने किलो गेहूं बचे? आपके पास 9 किलो गेहूं थे, उसमें से मैंने 2 किलो चावल ले लिया, तो कितने किलो गेहूं बचे आपके पास? 9 ही बचे। इनफैक्ट 9 - 9 केजी वीट -2 केजी राइस इज नॉट पॉसिबल। तो आपको भी जब आप माइनस प्लस करोगे तो सेम यूनिट्स का करना पड़ेगा ना, राइस टू राइस, वीट टू वीट, पल्सेस टू पल्सेस।
15 तो कुछ है ही नहीं ना बेटा। आपका बी के केस में भी आप 14 प्लस 1 15 कैसे कर रहे हो? या आपको मैं बोल रहा हूँ कि 2 किलो गेहूं प्लस 3 किलो चावल, कितना किलो गेहूं होता है, कितना किलो चावल होता है? नहीं हो पाएगा ना। नहीं, आप मेरे को अच्छा लगने के लिए हाँ मत बोलो। आपके मन में कुछ होगा, काउंटर तो बता दो कि नहीं सर ऐसा नहीं, 5 किलो अनाज हो जाएगा मेरे पास। कब 2 किलो बनाया बेटा? कौन से एग्जाम्पल में बताओ आप? कौन से पहले 15 किलो कब बना सकते थे एग्जाम्पल ए में? कॉम्बिनेशन ए में कि कोई और में, बताओ आप। मैं इसलिए टाइम दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में होगा, तो इसको समझाते समझाते कुछ 4-5 बच्चे खुश हो जाएंगे कि यार मेरा भी डाउट सॉल्व हो गया। तो बताओ बेटा। क्वेश्चन बुला दिया क्या मैंने? इफ यू कैन नॉट कन्विंस कंफ्यूज। नहीं रुको ना बेटा, एक का भी चल रहा है ना। अरे वो पहली क्वेश्चन भूलिए, रुको ना। आप लिख के रख दो, ऐसे मत करो यार। डाउट समझ गया? नहीं, डाउट क्लियर होना चाहिए ना बेटा, डाउट समझना थोड़ी, डाउट तो मुझे समझना चाहिए। नहीं नहीं, 2 किलो ये प्लस 12 किलो वो भी बनाया ना, सिर्फ ये थोड़ी बनाया हमने। लॉस कितना बताओ ना, लॉस कितना हुआ? आपके पास 10 किलो चावल आने थे बट आपके पास 2 किलो गेहूं आए, तो कितना लॉस हुआ? ऐसे थोड़ी निकलेगा बेटा। दोनों 15 किलो पल्सेस है, यहाँ 2 किलो वीट है, दोनों का प्लस माइनस कैसे कर रहे हो? वो मैथ्स की डिफिकल्टी, इकोनॉमिक्स अपना सही चल रहा है ठीक है। अपना मैथ्स में पढ़ाते ना, सेम यूनिट में ही सब्ट्रैक्शन एडिशन पॉसिबल होता है। नहीं याद है क्या? 1 kg राइस प्लस 2 लीटर्स ऑफ मिल्क ऐड कर सकते क्या? नहीं ना। तो वैसा ही है ना इधर। हाँ बेटा, आपकी बारी आ चुकी है। मैं बोला ना, बस लिखो तो डाउट सॉल्व हो जाते। और बताओ बेटा, किसी का कुछ होगा? ओ लास्ट बेंच। बेटा बातें मत करो ना। वो आपके आगे वाले मैडम का फिर मुंह खराब हो जाता है कि अरे लोग कितना परेशान कर रहे हैं। आपको हो रहा ना बेटा परेशानी, बात कर रहे तो लोग? आप ही नहीं हो रही? मजा आ रहा बातें सुनने में? अरे यार कैसे लोग हो यार आप लोग, ऐसे दूसरों की बातें सुनते नहीं बेटा। बोलो वो तो हमारे अपने ही है, दूसरे थोड़ी। चलो और कोई डाउट? आप बेटा आप अलग से समझ, चलो आप ऐसा शक्ल मत करो, बता देता। फाल्गुनी आपके यहाँ कोई काम वाली काम करती है क्या? नहीं करती है? किसी क्या करती है क्या, कोई बता। एक एक जन हाथ ऊपर, आप क्या करती है बेटा? हाँ या ना, इसमें शर्माना क्या है यार? शर्मा, नाम बताओ उनका। भूल गए? नाम नहीं पता, कहीं पूछा नहीं? जान दो। हाँ आप बताओ बेटा नाम। ममता नाम, हंसना क्या यार? नाम में क्या है? आकाश नाम का भी लड़का ग्राउंड फ्लोर में रहता ही है ना, उसमें क्या है? हाँ और किसी का नाम बताओ बेटा काम वाली का। रूपाली। आपको जिससे गुस्सा है उसका तो नाम नहीं बता दे रहे, बोले उसको काम वाली बना देते। काम वाली है। हाँ बेटा। हाँ, नहीं काम वाला नहीं, अपने को काम वाली चाहिए। ऐसा कोई जेंडर बैस नहीं है, बट अभी काम वाली चल रही है, तो फिर क्या बीच बीच में मेरे को दो काम वाली एक काम वाला ऐसा करना पड़ेगा तो? सौम्या। नाम लग नहीं रहा है यार। ठीक है। चलो बेटा अब अपन करते हैं, आज पढ़ाई नहीं हो भी मतलब पेज आगे नहीं पलटेंगे तो भी चलेगा, बट समझ जाना चाहिए आप लोग सबको, है ना। फीस सबने पूरी दिया तो समझना ही पूरा चाहिए। कई बच्चों की मुंडी रही। स्पेलिंग गलत है, मेरे को कैसे पता? हम तो सौम्य ऐसा ही बोलते हैं। आपको यू हटा देना है क्या? ए हटा, ए लाना है। सौम्या। देखो ऐसा कुछ बच्चों को नाम नहीं पता रहता और आपको स्पेलिंग भी पता है। सौम्या ठीक है। तो
तीनों के नाम एकदम मॉडर्न है, बट ठीक है, अब क्या करेंगे। ठीक है, तो 3 काम वाली है अपने पास। ममता अपने पास मतलब एग्जाम्पल में, ठीक है। ममता ममता बाई है, रूपाली बाई है, और सौम्या को बाई बोले चलेगा ना। बोलो तो, और सौम्या बाई भी है अपने पास, ठीक है। ये लोग सब काम वालियां ना मेनली ट्रेंड है या एफिशिएंट है झाड़ू मारने में, ठीक है। अगर इनको 1 घंटे का समय दिया जाए तो ममता 4 रूम का झाड़ू मार सकती है, रूपाली 3 रूम का झाड़ू मार सकती है, और सौम्या 2 रूम का। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, ठीक है ना, सबका अलग अलग रहता है ना बेटा। तो आपको सौम्या को 2 किया तो दिक्कत नहीं ना, 5 कर देते, आप टेंशन मत लो। हाँ बेटा, फिक्स और बेटा एफिशिएंट में फर्क है ना बेटा, फिक्स ही है अभी भी, कम नहीं होगी कोई भी। रिसोर्सेस फिक्स ही है ना बेटा, आपको फिक्स नहीं ऐसा क्यों लग रहा है। अरे वो 3 रूम का झाड़ू मार सकती है 1 आवर में। रिसोर्सेस ये 3 है बेटा, रिसोर्सेस ये नहीं है, रिसोर्स ये है ना, ये थोड़ी है रिसोर्स, समझे ना। तो झाड़ू को क्या ब्रूमिंग बोलते हैं क्या बेटा, झाड़ू ही लिखते हैं, स्वीपिंग ब्रूमिंग वो सब नहीं, ठीक है। अब ये काम वालिया झाड़ू तो अपना मार सकती है, बट पोछा भी मार सकती है। लेकिन पोछा अगर उनको मारने बोला कि 1 घंटे में आप रूम का झाड़ू मत मारो, आपको सिर्फ पोछा मारना है, तो वो मात्र एक रूम का ही पोछा मार सकती है, ठीक है। क्लियर, यहां तक कि किसी को कोई डाउट है, अजम्पशन में ही गड़बड़। सौम्या का 5 कर दिया बेटा। अरे नहीं ना, अब आपको नाम पता है तो यार इतना तो बनता है, ठीक है। बट पोछे में नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये लोग झाड़ू मारने में ज्यादा एफिशिएंट है, पोछा मारने में उतना एफिशिएंट नहीं है, बिकॉज दे आर ट्रेन फॉर मारिंग झाड़ू, ठीक है। तो अब अपने पास 3 आवर्स है, ठीक है। 3 आवर्स नहीं, 1 घंटा रहेगा तो ही चलेगा ना, सब अलग अलग करेंगे अपने। तो अपने पास 1 आवर है, ठीक है। उसमें अपने को सबसे झाड़ू मारवाना है। तो पॉसिबिलिटी ए अपना क्या होगा, ये तीनों को यूज करते हुए 1 आवर में अब अपना ये वापस से झाड़ू और पोछा। तो 1 आवर में कितने रूम का झाड़ू लग सकता है, तीनों बेटा, तीनों फिक्स है, कहीं नहीं जाएगी कोई। तो कितने रूम का झाड़ू मार सकते हैं। कुछ भी मत बोलो ना, साथ, तीनों को साथ में काम पे लगाया अपन ने, 12। ये 4 3 5 क्या होता है, तीनों को ऐड करो चुपचाप। 12 रूम का झाड़ू, वो अपना ममता अलग लगाएगी, रूपाली अलग लगाएगी, सौम्य अलग लगाएगी, ठीक है। तो 12, पोछा कितने रूम का लगेगा। अरे बेटा, या तो 4 रूम का झाड़ू मार सकती है या तो पोछा मार सकती है, ऐसा बोला। 0, आपका पूरा चार्ट बन गया क्या आपके मन में ही, ठीक है। तो यहां तक के सबका क्लियर। मॉर्निंग बैच वाले बेटा समझ लो, अब काम वाली से आपको जल्दी समझेगा, वो मैंने शाम के लिए बचा के रखा था। तो एक ऑप्शन है कि 12 रूम का झाड़ू लगवाओ एंड 0 रूम का पोछा, ठीक है। अब ऑप्शन बी की नियर आपको 1 रूम का तो मिनिमम पोछा लगवाना ही है, आपको अब 1 रूम का तो मिनिमम पोछा लगवाना ही है। तो अब आप अगर 1 रूम का पोछा लगवाते हो तो अब आपका झाड़ू कितने रूम का लगेगा, 9। अब आपका ऑप्शन था कि ममता से भी लगवाओ या रूपाली से भी लगवाओ या सौम्या से भी लगवाओ, बट आप क्या करोगे, पहले जो ये वाला रिसोर्स है जिससे आपका झाड़ू में ज्यादा नुकसान ना हो वो आप करोगे। तो बेटा आप समझ रहे कि नहीं, वो जान दो, हेलो, वो भूल जाओ, आप इसमें ज्यादा मजा आएगी आपको। या आप बता दो, आपके नाम का एक रख देते हैं। नहीं तो आपको यहाँ तक के समझ, आप वो भी बुक का भी बंद कर दो, है ना, मतलब बुक पे ध्यान मत दो, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझा 9 और 1 कैसे आ गया।
अब थर्ड ऑप्शन, अब आपको लग रहा है नहीं यार आज मेरे को 2 रूम का पोछा करवाना है, तो अब आपके 2 रूम का पोछा होगा। झाड़ू कितने रूम का लगेगा? 5। ठीक है। और कभी आप बोलोगे कि नहीं यार तुम्हें सारों का सिर्फ पोछा ही लगवाऊंगा। नाउ व्हाट इज योर एमओसी? फर्स्ट की तो कुछ नहीं निकलेगी। सेकंड की, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन। थोड़ा समझा? और किसी को कोई डाउट बेटा? सौम्य को अपन ने सबसे आखिरी में जाने दिया झाड़ू के लिए, पोछे के लिए। रिसोर्सेस आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज। तो एक तो ये कि कोई 3 रूम का झाड़ू मार सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 रूम का पोछा भी मार देगी। बोथ आर डिफरेंट एक्टिविटीज। शी मतलब रूपाली इज अ रिसोर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। शी कैन बी यूज्ड ईदर फॉर झाड़ू और फॉर पोछा, but she is not equally efficient in both. Similarly, all the resources are also not equally efficient. इस वजह से हमारा जो एमओसी है बेटा फाल्गुनी, एमओसी जम गया आपको बेटा? एमओसी ऐसे निकाले कि इसमें आपका कितना पोछा बढ़ गया 1 रूम का, तो उसको लिखना डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, हाँ। और न्यूमरेटर में कितना रूम के झाड़ू का आपका नुकसान हुआ, तो ये निकलेगा पहले 12 का हो रहा था, अब 9 का हो रहा है, तो ये हो गया 3/1, 3:1। नीचे का आप निकाल लोगे 9 - 5/2 - 1। किसी को कोई दिक्कत? ये एग्जाम्पल बनाते बनाते मेरा बेटा बेड से गिर गया था। मेरी वाइफ उसको रखी थी बेड पे, बोले मैं खाना बना रही हूँ, मैं ये एग्जाम्पल इतना सोचने लग गया कि वो बेचारा चुपचाप था, तो बोला है और धड़ाम करके एकदम से आवाज। तो मैं पहुंचा उससे ले, तो मेरी वाइफ भी किचन से आ गई। बट ठीक है, उसके बाद अब 2 साल से बच्चे जल्दी समझ जा रहे हैं, तो एक बच्चे को लगा के 100 बच्चे को खुश करना तो चलता है ना, पाप नहीं लगेगा मेरे को। चलो बढ़े आगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको बेटा थोड़ी देर और लगेगी, बट कोई दिक्कत है, अब आपको ध्यान रखो, दिमाग में आ जाएगा, लेक्चर वापस से देख लेना चाहिए तो। ठीक है, तो बढ़ते आगे अपन फिर। कॉन्वेक्स कॉनकेव वगैरह कल बात हो गई थी कि एमआरटी या एमओसी राइजिंग रहता है तो हमारा कॉनकेव बनता है, कॉनकेव टू द ओरिजिन। अगर कांस्टेंट रहा तो स्ट्रेट लाइन, एंड अगर एमआरटी फॉलिंग रहा मतलब डिक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट। आपका वाला एग्जांपल है ना, थर्ड कौन थी? नहीं, हर्षित आपका डिक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट था क्या? आपका नहीं था ना, इनका था ना, क्या? वैष्णवी। ठीक है, जान दो उसमें मत झगड़ो। तो बेसिकली दिस इज डिक्रीजिंग एट द डिक्रीजिंग रेट, तो उस केस में क्या रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा। ठीक है, तो ये मैं अभी पढ़ा नहीं रहा हूं, ये आप लोग समझ गए ऐसा मैं आशा करता हूं। अरे तुलिन पंख ऐसे कर रहे, मेरे को लगा आप क्वेश्चन के लिए हाथ कर। तुलिन आपको समझ रहा है कि नहीं बेटा सब? कृपांश आया है ना? आपको भी समझ रहा है? नहीं समझा होगा तो बता देना। चलो, शिफ्ट ऑफ द पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अब ये जो हमने बात किया कि 3 काम वालियों के साथ कितना होगा, अगर मान लो, अगर मान लो एक काम वाली हम लोग ऐड कर देते हैं। अब बेटा आप बता दो नाम एक। शांता बाई, ये ऐसा अब अच्छा लग रहा है ना, शांता कांता तो मजा आती कुछ। ये सौम्य कुछ अलग ही लगता है। अब अगर शांता बाई आई तो हमारा जो ये कॉनकेव वाला प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, इस वजह से कुछ तो या तो इसका या दोनों का तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ना। मतलब पहले 1 एकड़ लैंड था, उसकी जगह अगर हमने रिसोर्सेज बढ़ा दिए, 2 एकड़ हो जाते, तो हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन वीट का भी बढ़ जाएगा एंड पल्सेस का भी बढ़ जाएगा। तो वही बोल रहे हैं
कि प्रोडक्शन फ्रंटियर, पॉसिबिलिटी फ्रंटियर शिफ्ट हो सकता है। शिफ्ट मतलब क्या, एक्स एक्सिस पे भी ये पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट छोड़ देता है और वाई एक्सिस पे भी छोड़ देता है। तो कब चेंज होगा, अगर या तो चेंज इन रिसोर्सेस हो रहा है या तो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो रहा है। टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि लेट से पहले जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन इसलिए नहीं करते थे कि मैनुअल हम लोग हार्वेस्टिंग कर रहे हैं या ऐसा कुछ, उसकी जगह कुछ ट्रैक्टर आ गई या कुछ और आ गया, तो उससे थोड़ा फास्ट होगा, उससे भी प्रोडक्शन बढ़ सकता है विद द सेम क्वांटिटी ऑफ लैंड। तो या तो रिसोर्सेज बढ़ने से भी हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ सकता है, या तो टेक्नोलॉजी चेंज होने से भी हमारा ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ सकता है। काम वाली के केस में बेटा, वो हमने मॉप दे दिया इलेक्ट्रिक वाला या ऐसा वैक्यूम क्लीनर दे दिया, तो एक रूम का पोछा लगने की जगह सेम टाइम में 2 रूम का पोछा लग सके। तो या तो आप रिसोर्सेज बढ़ाओ, काम वालियां बढ़ाओ, तो भी ओवरऑल आउटपुट अपना बढ़ सकता है, या तो टेक्नोलॉजी चेंज करो तो भी अपना ओवरऑल आउटपुट बढ़ सकता है। एंड उस केस में हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैसे होगा, तो अगर इंक्रीज इन रिसोर्सेस और इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कि इसका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है एंड इसका भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बढ़ना मतलब राइट हैंड साइड और अपवर्ड रहेगा ना। दिस रिप्रेजेंट द इकोनॉमीज एनहांस्ड एबिलिटी टू प्रोड्यूस मोर गुड्स। अब इकोनॉमी का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। और वहीं पे डिक्रीज इन रिसोर्सेज हो रहे हैं, कि एक काम वाली छुट्टी पे चली गई, या लैंड हमारा अब 1 एकड़ में से आधा एकड़ ही यूजेबल है, तो उस केस में दोनों गुड्स का हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, या तो डिग्रेडेशन इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। तो अगर या तो रिसोर्सेज कम होते हैं या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी कम होती है, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और उससे हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्या, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। हम लोग जब नॉर्मल पढ़े तब तो हमने अज्यूम किया कि रिसोर्सेज फिक्स्ड है, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट है, बट ओवर अ पीरियड, ओवर द इयर्स, टेक्नोलॉजी माइट चेंज, रिसोर्सेज माइट चेंज। तो इन दैट केस we will have to make a new production possibility frontier, which can be either to the rightwards of the original ppf or to the leftwards of the original ppf. usually इकोनॉमी में तो बेटर ही होगा, टेक्नोलॉजी डिग्रेडेशन यूजुअली नहीं होगी, सिमिलरली रिसोर्सेज भी विद टाइम बढ़ते ही जाते हैं। तो इन दैट केस आवर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर विल शिफ्ट टू द राइटवर्ड्स। किसी को डाउट इसमें? नाउ रोटेशन पढ़ रहे, शिफ्ट अलग था, रोटेशन अलग है, ठीक है। आपको साइंस की वगैरह याद आ रही होगी, बट आई कांट हेल्प इट, थोड़ा बहुत रहेगा साइंस। रोटेशन कब होगा, जब चेंजेस सिर्फ एक गुड को अफेक्ट हो रहे हैं व्हाइल कीपिंग द अदर कांस्टेंट। मतलब क्या, कि मान लो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जिससे पल्सेस का प्रोडक्शन सिर्फ बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी नई आई है, बट वो वीट के लिए काम नहीं आएगी, सिर्फ पल्सेस के लिए आएगी। तो अब नए टेक्नोलॉजी के साथ वीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उससे कोई, बट पल्सेस का बढ़ सकता है। तो मतलब क्या, कि एक कोई तो गुड है, एक गुड तो का प्रोडक्शन तो उतना ही रहेगा, बट जो दूसरा गुड है उसका प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ सकता है। तो जब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी रिसोर्सेस आते हैं जिससे चेंज सिर्फ एक ही गुण में हो रहा है, इन दैट केस पीपीएफ विल रोटेट। रोटेट मतलब एक्स या वाई एक्सिस में एक जगह सेम रहेगा और एक जगह बदलेगा, क्योंकि ये जो नई टेक, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस आ रहे हैं जिसकी वजह से दोनों में फर्क पड़ रहा है, तो सीधा सीधा शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट कैन बी इधर लेफ्टवर्ड्स और राइटवर्ड्स। बट अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेस में चेंज आ रहा है जिससे मात्र एक गुड को अफेक्ट हो रहा है, एक को अफेक्ट हो रहा है मतलब दूसरे को नहीं हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा है तो उसका तो एज इट इज रहेगा। जैसे इस केस में अगर सिर्फ एक्स को अफेक्ट कर रहा है तो एक्स का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, बट वाई का तो एज इट इज ही रहेगा। सिर्फ अगर आप वाई बना रहे हो तो वाई का तो एज इट इज ही रहेगा। मतलब अभी के लिए अब आप समझो कि ये जो काम वाली है ममता भाई, ये 4 रूम का झाड़ू प्लस 1 रूम का पोछा मार सकते हैं 1 आवर में। अभी के लिए प्लस में बोल रहा हूँ, ठीक है। अब मान लो कुछ ऐसा मॉप आता है जो इलेक्ट्रिक से पोछा लग जाता है, तो उस केस में क्या होगा, झाड़ू में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी वो 4 रूम का ही झाड़ू मार पाएगी, बट पोछा हो सकता है वो 2 रूम का मार लेगी। तो जब आप इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बनाओगे तो झाड़ू तो आप अभी भी 4 ही रखोगे, बट
पोछे का आप एक की जगह दो कर दोगे, तो उस केस में वो शिफ्ट नहीं होगा। शिफ्ट कब होता है? जब दोनों में चेंज होता है। रोटेट कब होता है? जब मात्र एक में चेंज होता है। तो ये रोटेशन भी राइटवर्ड लेफ्टवर्ड रहता है, बट हम उसको एकदम राइटवर्ड नहीं बोलते, क्योंकि राइटवर्ड जब ऐसे होगा तब। तो इसको अगर एक्स चेंज हो रहा है और वाई नहीं हो रहा है तो रोटेशन टू द राइट बोलते हैं। ये हमारा बेनिफिशियल चेंज है, मतलब फेवरेबल चेंज है। इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अगर पहले केस में एक्स के लिए हो रहा है तो रोटेशन टुवर्ड्स द राइट होगा, और दूसरे केस में वाई के लिए हो रहा है तो रोटेशन आउटवर्ड रोटेशन हम बोलेंगे। दोनों में जाएगा, मूव थोड़ा राइट ही होगा, बट वहां पे जब पीपीएफ ही पूरा शिफ्ट हो रहा था तब इस तरीके का राइट रहता था। यहाँ पे इधर दिस होगा, मतलब एक सेम और दूसरा चेंज, और दिस एक सेम और दूसरा चेंज, इसको कहा जाता है रोटेशन। रोटेशन अब टोटल शिफ्ट दो प्रकार के रहेंगे, लेफ्ट या राइट। रोटेशन चार प्रकार के रहेंगे, एक तो राइटवर्ड या आउटवर्ड, बेनिफिशियल जब चेंज है तो, एंड बेनिफिशियल चेंज नहीं है, एडवर्स चेंज है, तो उस केस में एक तो सेम रहेगा, दूसरे में थोड़ा कम होगा। एक में सेम रहेगा लेकिन दूसरे में थोड़ा कम होगा, तो ये होगा या तो रोटेशन टू द लेफ्ट या तो इनवर्ड रोटेशन। समझे क्या? ठीक है, तो ये चार तरह के हैं। ठीक है, एक में सेम एंड दूसरे में, अगर फेवरेबल चेंज है तो दूसरे में बढ़ेगा, और अगर एडवर्स चेंज है तो एक में सेम एंड दूसरे में कम होगा। वो एक कोई भी हो सकता है, एक्स के फेवर में भी चेंज हो सकता है या वाई के फेवर में भी चेंज हो सकता है। अपन अभी वो बात नहीं कर रहे कि सर एक्स में फेवरेबल चेंज और वाई में खराब चेंज, तो क्या, वो अभी है भी नहीं, आप टेंशन मत लो ऐसे, यही आप लोग को समझने में दिक्कत हो गई। तो पीपीएफ में चेंज, it can either shift or it can either rotate. It will shift when the resources and technology for both the goods have changed, and it will rotate when resources or technology for only one good has changed, and for other good it has remained the same. ठीक है, आप हर चीज घर जाके पढ़ोगे वापस से तो ही आपको मतलब दिमाग में जाएगा। अभी आपको सब हवा लग रहा होगा कि हाँ सही तो बोल रहे सर, सही तो, और इसलिए मैंने बोला कि घर से थोड़ा पढ़ के आओ। कौन ने आज पढ़ा था? तो आप लोगों को कुछ ज्यादा समझा क्या? ज्यादा समझ, हीर का तो चेहरे से ही दिख रहा है। तो ऐसे करते हुए अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अपन छुट्टी दे रहे हैं, अपन अब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर। मेरी क्लास ही तो कितनी देर की रहती है, 7:45 को तो मैं आता हूँ, बाकी अकाउंट्स वर्काउंट्स आप एक एक घंटा पढ़ लेते हो। चलो, मजा आएगी ये चैप्टर में, और मैथ्स आ जाएगा इसमें। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? जिसको घर जाना है वो जा सकता है, मैं तो डे 1 पे क्लियर कर दिया था। मेरी क्लास में आप बिना बोले बाहर जा सकते हो, बिना बोले आ सकते हो, अपना कोई किसी पे कंट्रोल है नहीं। पैसे नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, बाकी पढ़ोगे नहीं तो हमको क्या है ना। कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी, मजा आएगा रे बच्चों, ऐसे टेंशन नहीं लेना, घर जाके भी क्या ही करना है। आपके पेरेंट्स को एकदम खुश थोड़ी होती है आपको देख के। वो लोग, कई लोग तो भेजते ही इसलिए कि यार 4 घंटे इससे छुटकारा ले, भले आप 1 लाख नहीं 2 लाख ले लो। सो व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी हम लोग रफली उसको बोल सकते हैं कि यूजफुलनेस। कोई भी कमोडिटी में हमारी वांट्स सेटिस्फाई करने की पावर है तो हम कहेंगे कि वो कमोडिटी में यूटिलिटी है। सो द यूटिलिटी रेफर्स टू द, यूटिलिटी मतलब वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई भी कमोडिटी में यूटिलिटी है या नहीं तो वो बोलेंगे कि उसमें हमारी वांट सेटिस्फाई करने का पावर है कि नहीं। तो यूटिलिटी इज रिलेटिव। आपके लिए 11th की बुक्स का यूज है, बट 12th के बच्चों के लिए 11th की बुक का यूज नहीं है।
तो वही बुक्स की यूटिलिटी 11 की बुक्स की यूटिलिटी 11th वाले बच्चों के लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए नहीं है। तो यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जेंडर टू जेंडर, है ना। कोई चीजें फीमेल्स के लिए वो चीज की यूटिलिटी है, मेल्स के लिए नहीं है। कोई चीजों की मेल्स के लिए यूटिलिटी है, फीमेल के लिए यूटिलिटी नहीं है। तो यूटिलिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर डिराइव्स फ्रॉम कंज्यूमिंग अ कमोडिटी। एंड वैसे तो यूटिल्स को मेजर नहीं किया जाता, बट अगर मेजर नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक्स की बुक नहीं बनेगी। तो जस्ट फॉर स्टडी पर्पस इकोनॉमिस्ट ने बोला कि नहीं नहीं, यूटिलिटी को भी हम मेजर कर सकते हैं। तो बोले कैसे मेजर करोगे? तो बोले हमारे पास एक यूनिट है जो उन्होंने बनाया, विच इज कॉल्ड यूटिल्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मुझे ये बॉटल से पानी पी के मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला, मुझे एक समोसा खा के 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे आप लोग कहीं बार बात मत करना, नहीं तो बोले कौन पगला आ गया। बट ये सिर्फ अपनी क्लास तक अपना सीमित रखना है कि हमको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ये यूटिलिटी मिलती है। तो मिलती तो है, बट कितनी मिलती है वो भी हम मेजर कर सकते। और कोई भी चीज को मेजर करना है कि डिस्टेंस मेजर करना है तो वी वांट सम यूनिट ना, मीटर, किलोमीटर। दूध को मेजर करना है तो लीटर, कोई अनाज मेजर कर तो केजी। तो वैसे बोले यूटिलिटी को भी मेजर कर सकते हैं और उसके लिए यूनिट है यूटिल्स। क्लियर? देखो आप अगर घर चले जाते तो आपका यूटिल्स मिस हो जाता ना। तो आप घर जाके सोच सकते कि आज की क्लास की यूटिलिटी कितनी थी, कितनी यूटिल्स थी। तो यूटिल्स भी मेजर करने के लिए दो अप्रोच है। एक तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच जो कि बताए थे प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल जी, इनके बारे में अपन बहुत पढ़ेंगे आगे भी। ये नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। इकोनॉमिस्ट तीन प्रकार के रहते हैं, तीन स्कूल ऑफ थॉट है। एक क्लासिकल मतलब एकदम पुराने, फिर थोड़े उनके बाद वाले मतलब नियो क्लासिकल, और उसके बाद वाले मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या क्या कुछ बोले ना ऐसा ऐसा, क्या बता रहे वही तो पूछ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, बेटा कर लो और कर ले। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, कार्डिनल ऑर्डिनल नंबर्स पता है ना, कार्डिनल नंबर्स मतलब 1 2 3 4 5, और ऑर्डिनल नंबर्स मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो रोमन नंबर्स अपने रहते, बेसिकली उसमें रैंक बोलते हैं, है ना। मेरे दो बच्चे हैं, ये अलग चीज हो गई। और मेरा ये सेकंड नंबर का बेटा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। सेकंड नंबर का बेटे में मैं सिर्फ एक ही बेटे को रेफर कर रहा हूं। या मैं बोलता हूं कि मेरे पास अभी जो कार थे, मैंने फोर्थ कार परचेज किया है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास चार कार है जरूरी, कभी तो थी, फर्स्ट थी वो बेच दिया, सेकंड फोर्थ कार, एंड दिस इज माय फोर्थ कार, मतलब आई एम रेफरिंग टू ओनली वन कार। बट इफ आई से आई हैव गॉट फोर कार्स, तो वो अलग चीज है ना। तो फोर कार्स इज अ कार्डिनल एंड फोर्थ कार इज अ ऑर्डिनल। तो हम लोग कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिल सकता है, उसको हम मेजर दो तरीके से कर सकते हैं। उसमें एक अप्रोच है कार्डिनल अप्रोच, जिसको अल्फ्रेड मार्शल जी ने अपनी बुक में बताया था, और एक है ऑर्डिनल अप्रोच विच वाज प्रपोज्ड बाय टू प्रोफेसर्स एलन एंड हिक्स। उसमें बोलते हैं कि यार क्या फालतू बात कर रहे हो, 10 यूटिल्स 15 यूटिल्स, ऐसा कोई यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते नंबर में। आप लोग से रिलेट कर रहे हैं वो भी, है ना। आप भी तो ऐसे सोच सर ऐसे थोड़ी मेजर, बट हाँ एटलीस्ट यू कैन रैंक यूटिलिटी। मतलब कि जब तुलिन ने डिसीजन लिया कि खुशी को चूज करना या कृपांश को, तो उसने कहीं ना कहीं उसके दिमाग में चला होगा कि मेरे को कृपांश से मिलने में ज्यादा खुशी मिल रही है, ज्यादा यूटिलिटी है, सो आई एम रैंकिंग हिम अबाउट द खुशी। तो वो बोले कि आपको लेट्स से कि जो भी कि आर यू माउंटेन पर्सन और बीच पर्सन, तो आपको हो सकता है खुशी दोनों में मिलती है, बट माउंटेन में ज्यादा मिलती है। अच्छा, कृपांश से खुशी मिली इसलिए आप दोनों को इसमें ही चूज कर लेगा। तुलिन का हमेशा चेहरा वो हो जाता है। तो आप चॉइस भी कर सकते हो, आपको हो सकता है बर्गर भी पसंद है, समोसा भी पसंद है आपको, लेकिन ऑप्शन दिया जाए कि अभी आपको दोनों में से एक ही मिलेगा, तो कोई हो सकता है बर्गर पसंद करेगा, कोई समोसा। बट अल्टीमेटली आपने कहीं तो मेंटली कैलकुलेशन किया कि मेरे लिए बर्गर ज्यादा इंपॉर्टेंट है समोसा से, तो यू में चूज बर्गर, किसी के लिए समोसा ज्यादा है। तो इन लोग ने जो बोला, प्रोफेसर एलन हिक्स, उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच दिया कि बोले यूटिलिटी को हम ऐसे एब्सोल्यूट टर्म में मेजर नहीं कर सकते कि इससे मेरे को 10 मिल रहा है, इससे 15 मिल रहा है, इसलिए मैं 15 वाला चूज कर रहा हूँ। बट कहीं ना कहीं वी कैन रैंक, वी कैन गिव प्रायोरिटीज कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट, ये उसके बाद इंपॉर्टेंट।
तो इस तरीके से दो अप्रोच है, कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच। अपन दोनों अप्रोच से कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एक कंज्यूमर को कैसे मिल सकता है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्डिनल में वही बोला है कि जैसे हो सकता है एप्पल से मेरे को 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और ऑरेंज से 15 यूटिल्स, इससे ज्यादा इससे कम। और ऑर्डिनल में हम लोग बोलेंगे कि आई विल प्रीफर एप्पल ओवर ऑरेंजेस। उसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि 20 या 15, बट कहीं ना कहीं मेरे को ये रहेगा कि आई लाइक एप्पल मोर देन ऑरेंज। तो ये दो अप्रोचेस है, बाकी हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो।